क्या हालचाल? बढ़िया सब। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम थ्योरम। उसके कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है, एडिशन के बारे में बात किया और हमने देखा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था जिसको हमें डिस्कस करना है। कभी अगर गलती से हमसे पूछ दे कि कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है और बताओ कि इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इनका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, या कोई ऑप्शन आपको दे दे, ए बी सी डी ऑप्शन दे दे और उसमें पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकी रेंज के लिए इफेक्टिव है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आएंगी और किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस तो पढ़ना ही है। रेंज ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। रेंज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है ये, इसके बारे में बातें करनी है। रेंज के बारे में बात करना होता है, कोई भी दो वेक्टर आपको दिया जा सकता है, ए वेक्टर आपको दे दिया, कोई बी वेक्टर दे दिया और उसमें आपको बोल दिया कि बताओ भाई इसका ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन करेक्ट है। किस तरह से देगा वो आपको बता देगा कि भाई ए वेक्टर है कोई 5 यूनिट का, कोई बी वेक्टर है कोई 6 यूनिट का, और आपको बोल देगा कोई थीटा एंगल है, या फिर सिंपल बोल देगा दो वेक्टर है, आपको डायरेक्शन नहीं पता है उनके बारे में, सिर्फ डायरेक्शन बोल दिया नॉर्थ है वेस्ट है साउथ है, कुछ भी डायरेक्शन है पर एंगल नहीं दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ए वेक्टर है हमारे पास, एक बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है हमें। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट हमें पता होता है किस तरह से लिखा जाता है, इसको हम लोग आर बोलते हैं। और ये लिखा कैसे जाता है, इसको बोलते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, ये सब हमारे पास है। ठीक है, अब देखो आप यहां पर ये जो पूरा का पूरा हमारे पास वैल्यू है, इसमें थीटा ही ऐसा एक वैल्यू है जो इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। थीटा की वजह से सारी वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, और हमें पता है कि कोस थीटा जो हमारे पास होता है ये हमारा वेरी करता है, रेंज होता है इसका क्या होता है, एक रेंज होता है। तो आप बोलोगे सर ये हमेशा +1 और -1 के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। +1 और -1 के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। या तो इसका वैल्यू +1 हो सकता है या तो ये -1 हो सकता है। ठीक है, अब +1 -1 के बीच में आओगे तो कोई ना कोई वैल्यूज हमारे पास में होंगी, 0 होंगी, कुछ 10 वैल्यू 20 वैल्यू 30 वैल्यू, कोई ना कोई डिग्री वैल्यू रहेगा हमारे पास में। तो उस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो कॉस का वैल्यू हम यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू इसमें पुट करते जाओ और इसको सॉल्यूशन करते जाओ, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बड़े आसानी से सब काम हो जाएगा। समझ रहे हो चीजों को, बड़े आसानी से ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा में आप देखोगे तो -1 से रेंज है हमारे पास में, 0 है, +1 है, तो ये सब चीजें बीच में आएंगी। तो 3 वैल्यूज है जिनके रेस्पेक्ट में सारी की सारी काउंटिंग मुझे करनी पड़ेगी, सारी की सारी काउंटिंग मुझे करनी पड़ेगी। क्लियर है सब बातें। चलो तो फर्स्ट की बात करते हैं। थीटा का वैल्यू मैं लेके चलता हूं 0 डिग्री। ठीक है, क्या लेके चलता हूं, थीटा का वैल्यू आपने बोला सर 0 डिग्री लेके चलो, 0 नहीं ले रहा हूं, कोस थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, थीटा का वैल्यू 0 है। कोस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। कितना हो जाएगा मेरे पास में ये वैल्यू, +1। क्लियर है सब बातें। देखो बढ़िया है, तो +1 के ऊपर किस तरह से ये बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। बड़े आसानी से अब काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू पुट कर दो। थीटा के जगह क्या रख दो, cos 0, तो 1 हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। क्या बन गया, a प्लस बी का क्या हो गया, ये होल ऑफ स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपने बोला सर ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा r का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस बी, स्क्वायर खत्म हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। तो r का थीटा जब 0 होगा तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। रेंज पता लग गया ना हमें, मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, ये हो सकता है। थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने और इसको पूरा सोल्व कर लिया, आराम से वैल्यू हमारे पास आ गया। समझ रहे हो चीजों को? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अंदर वैल्यूज पुट किया और ये सब चीजें हमने पता लगाया, कोस थीटा 0 पुट किया, रेंज में हमने ये सब चीजें बातें कर ली। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, बड़ा आसानी से, ठीक है। तो दोनों को क्या कर दो, सीधा ऐड कर दो, मैक्सिमम रेंज आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगी। किसी तरह से कोई इश्यू इसमें आपको नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत कर देना कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि सामने देखोगे कोस थीटा का भी तो फंक्शन है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपका कितना होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है, a प्लस बी होगा। तो सेकंड की तरफ मूव करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू हमें पुट करना है अभी, ठीक है। दूसरा क्या है, अब 90 डिग्री पुट कर सकते हो, तो 90 डिग्री पे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो वैल्यू, तो खुद तो खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू रखना है 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि फंक्शन वो मिनिमाइज नहीं दे पाएगा। वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कुछ वैल्यू होगा, तो कोस थीटा 180 डिग्री पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री को मैंने आपको सोल्व करना सिखा रखा है बड़े आसानी से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, बड़े इत्मीनान से ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करते हैं बेटा, cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो इसको। 2 का वैल्यू कैसा है, E1, 2 का वैल्यू कैसा है, E1, तो ये वैल्यू किस में रहेगा, कोस का कोस ही रह जाएगा, और 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, तो कैसा आ जाएगा ये, आपने कहा सर कोस 0 रहेगा, अब क्वाड्रेंट की बात होगी, साइन कैसा होना चाहिए, तो कैसा है 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 180 प्लस 0 है ना उधर, तो साइन कैसा आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, कैसा हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1। कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो गया, माइनस ऑफ 1। क्लियर है? तो ये हमें पता लग गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा वो -1 हो गया, तो -2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 2ab कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना, 180 पुट करना है, तो ये कितना, -1, कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू a माइनस बी, कितना हो गया, a माइनस बी, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ये मोड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि -1 लाके वैल्यू रख दो, तो ऐसा नहीं। मोड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर अलाउड, तो ये हमेशा क्या होगा, मोड में रहेगा, ठीक है। मोड वैल्यू रहेगा a प्लस बी का भी, a माइनस बी का भी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मोड देने से, मोड का फायदा क्या है, ऐसा नहीं कि वैल्यूज आप कभी भी ऐसा, इसका रिजल्टेंट चाहिए ना हमें यार, 2 वेक्टर्स की बातें हैं, तो ये मिनिमम वैल्यू है आपका, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा आर है, ठीक, कोई भी वैल्यू है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, जैसे कोई a प्लस a वेक्टर दे दिया 5 डिग्री, 5 दे दिया, b वेक्टर आपको 3 दे दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसका, 8 होगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 कर दोगे, तो आपके पास में इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा आपके पास में 2, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए, बड़े आसानी से ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम आएगा, थीटा वैल्यू 180 पे करोगे, मिनिमम आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे, तो ये देखो, ये तो है a वेक्टर प्लस b वेक्टर की बातें। अब आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे लिखते हो, आपने कहा सर ये भी तो आर ही होता है, तो वही आर है, वापस से वो सब लिखना पड़ेगा आपको, ये भी तो आर ही वेक्टर है आपका, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी वही आर वेक्टर है, पहले भी वही आर वेक्टर था, सारी चीजें वही की वही हैं, कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है। बस वैल्यूज कहां चेंज होंगी, थीटा में जाके चेंज होंगी वैल्यूज, कहां पर चेंज होंगी वैल्यूज, थीटा में वैल्यूज जाके चेंज होंगी, उससे पहले तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो आप लिखो पहले आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, वही वापस से कॉस थीटा का फंक्शन बन गया, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, समझ रहे हो। तो फिर से वही चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। cos थीटा का वैल्यू वापस से वही 0 डिग्री पुट करो, 180 डिग्री पुट करो, वही सब काम हमें करना है। तो आपने पुट किया 0 डिग्री, पहले जैसे 0 डिग्री पुट करोगे वही सब हमारे पास बनेगा। भाई
थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ही वैल्यूज है। 90 डिग्री पे तो काम होगा ही नहीं, 90 डिग्री पे तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो वो तो हमारे पास वैल्यू नहीं देके जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो कैसे आएगा, दोनों का वैल्यू या तो 0 हो या तो 180 डिग्री हो, वहीं पर अब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आर का वैल्यू भी वहां पर क्या है, मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, जो भी आएगा। तो आपने कहा सर कोस 0 थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिंपल +1। कितना हो जाएगा, +1। इसी तरह से यहां पुट करोगे तो कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। कैलकुलेट कर चुके हैं पहले हम, इसको हमें अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैल्यूज पुट करना है बस। अब तो पुट करो, r² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² -2ab। ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, अब इसमें डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पुट कर दो, +1 पुट कर दो तो प्लस माइनस का माइनस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कितना हो गया, r² इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, a माइनस b। मोड में रखना है, पहले ही बता चुका हूं, मोड में होना चाहिए ये, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। वहां पर क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था, यहां पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। समझ रहे हो, दोनों में थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आपने क्या, r² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस 2ab cos थीटा खत्म हो गया, वैल्यू पुट कर दिया ना। तो a प्लस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्या बना, r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b। क्या हो गया, मॉड ऑफ a प्लस b। और ये वैल्यू कैसा है बेटा, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका फंक्शन चाहे a प्लस b का हो, a माइनस b का हो, दोनों में कोई चेंज नहीं है। मिनिमम वैल्यू आ गया 0 पे, अभी पहले कैसा था, मैक्सिमम था, यहां पर 130। देखो रेंज डायरेक्ट लिख दो, रेंज तो एक ही रहेगा, रेंज तो मतलब फंक्शन देना है, वो तो a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ भी रहे वेक्टर का, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो भी क्या लिखेंगे। आपने कहा सर फॉर वेक्टर a एंड b, दो वेक्टर सिंपल लिखो, उनका आप एडिशन भी कर सकते हो, उनका डिफरेंस भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। तो आपने लिखा r मिनिमम डायरेक्ट, मिनिमम कितना होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी। ऐसे ही r मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस b। क्लियर है, सीधा a प्लस b, इनका वैल्यू लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू बताना, अगर प्लस करोगे तो थीटा बता देना भाई 0 पे आपका मैक्सिमम है, 180 पे मिनिमम है। अगर ये डिफरेंस है तो बता दोगे थीटा 0 पे मिनिमम है, 180 पे मैक्सिमम है। ये दोनों चीजें आपको बताना पड़ सकता है, बस दैट इज, ये इतना सा ही काम करना है, ज्यादा इसमें और कोई परेशानी है ही नहीं, ज्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो a प्लस बी मैक्सिमम रेंज है, a माइनस बी मिनिमम रेंज। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज बताना है। ठीक है, ये रेंज है, तो इसी में से कोई क्वेश्चन सामने आएगा, इसी को आप बड़े आसानी से सोल्व करते हुए आराम से बता देना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम रेंज है a माइनस बी, मैक्सिमम रेंज है a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से पूरा का पूरा पैटर्न आपके पास बनेगा। क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक अब हम लोगों को पता लगाना है, सिंगल वेक्टर की बातें होंगी। अकेला अगर वेक्टर आ जाए, 2 आ जाता है तो हम लोग प्लस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, क्या पता लगाएंगे, रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। तो ये हो गया आपका रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस, कोई अकेला एक फोर्स है, फोर्सेस बोल दो, वेक्टर बोल दो, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स भी हमारा क्या होता है, फोर्स भी हमारा एक वेक्टर होता है, तो बोल सकते हो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, आपका 11th क्लास में ये जो चीज हमारा चलेगा, ये वेक्टर है, तो फोर्स एक वेक्टर होता है, उसी तरह से बातें चलेंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक ही बात है। हम लोग फोर्स के अंदर ये सब चीजें यूज करेंगे, उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस बोलो, वेक्टर बोलो, दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस उनमें दोनों में ज्यादा है नहीं, क्योंकि फोर्स भी आपका एक वेक्टर ही तो है, वेक्टर क्वांटिटी तो है। बार बार 11th क्लास में पूरे में फोर्स ही फोर्स आएगा, वेक्टर्स आएंगे, वेलोसिटी आएगा, वही सब चलेगा। तो यहां लेते हैं, एक वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है, एक वेक्टर ले लिया हमने, और ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाता है विच इज इक्वल टू थीटा।
हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाता है विच इज इक्वल टू थीटा। थीटा किसी एंगल पे हमारा वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्स है हमारे पास में, एक वाई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम बोलते हैं, एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो आपका जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर ब्रेक होंगे, एक्स में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा, वाई में जाएगा। भाई दोनों तरफ इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पर ब्रेक होंगे। तो ये जो कंपोनेंट निकालना है एक वेक्टर का दोनों के दोनों एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान है, ट्रिग्नोमेट्री को याद करो, ट्रिग्नोमेट्री को याद करो। थीटा जिसके साथ बन जाएगा, ठीक है, तो ये कोई अगर हम बोलते हैं एफ वेक्टर है, इसको हमने क्या बोल दिया, कोई एफ वेक्टर है, थीटा इसने मेंटेन किया हुआ है, इसने कोई थीटा मेंटेन किया हुआ है। और अब इसका हमें क्या करना है, एक्स और वाई में कंपोनेंट का पता लगाना है, एक्स और वाई में इसका कंपोनेंट का पता लगाना। तो देखो कैसे करें, ठीक है, कैसे करें, बहुत ही आसान सी बातें हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो इसका एक्स में कोई कंपोनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा कोई वाई में होगा, तो एक्स में क्या कंपोनेंट होगा ये पता लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये हो गया एफ कोस ऑफ थीटा। कैसे पता लगाया भाई, ट्रिग्नोमेट्री से पता लगाया है। और वाई में कंपोनेंट कितना हो गया, आपने कहा सर सिंपल एफ साइन ऑफ थीटा। कैसे पता लगाया, एफ साइन ऑफ थीटा। कैसे पता लगाया, ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे पता लगाया, ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे करें, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बना दो इसको, अगर आप थीटा पे बना दो इसको, तो ये लो आपका ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर, और ये ट्राइंगल बना दिया जो थीटा एंगल पे बैठा हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक है। अगर यहां पर देखें ये बी है, ये इसको हमने बोल दिया ये कोई हमारे पास पी है, ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। तो हाइपोटेनस पे कौन है, फोर्स, कौन है, फोर्स। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपने कहा सर देखो साइन थीटा कितना होगा ये पता लगा लो इस ट्राइंगल से, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए साइन थीटा पता लगा सकते हैं ना, पता लगा सकते हो, इतना काम तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, सिंपल देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, पी बाय एच, कितना हो जाएगा, पी डिवाइड बाय एच, ठीक है। ये लिखा आपने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ थीटा लिख सकते हो। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंपल बेस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस। तो लिख दो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस आपके पास हो गया, ठीक है। अब इनको आप यहां से आराम से लगा सकते हो। तो आपने देखा, तो आपने कहा सर यहां से टेन थीटा भी लिख सकते हो, देखो देखो लिख देते हैं, सब लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा, पी डिवाइड बाय बी, कितना हो जाएगा, पी डिवाइड बाय बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, गुड। तो अब देखो साइन थीटा को कैलकुलेट कर लो तुरंत यहां से, साइन थीटा, ठीक है। तो P कितना होगा भाई, यही तो H ही तो हमारा फोर्स यहां पर किसके सिग्निफिकेंट दिख रहा है, H दिख रहा है ना, हाइपोटेनस हमारा फोर्स है। तो हमें परपेंडिकुलर पता लगाना है, बेस पता लगाना है। परपेंडिकुलर किस में है, Y में है, बेस हमारा X में है, थीटा एंगल है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। परपेंडिकुलर पता लगाना है, बेस पता लगाना है। तो हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तीनों गिवन है। तो हमने साइन थीटा के फॉर्मूले को यूज किया और यहां से क्या पता लगाया हमने पता लगाया P। क्या पता लगा लिया हमने पता लगाया यहां से P का वैल्यू। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, H मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और H क्या है, H तो F है, तो कितना हो गया, F साइन थीटा। समझ रहे हो, कितना हो गया, F साइन थीटा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप पता लगा सकते हो B का वैल्यू। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, B का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा H cos ऑफ थीटा, H cos ऑफ थीटा, F cos ऑफ थीटा। भाई H की वैल्यू क्या है, F ही तो है, इसका वैल्यू क्या है, F ही तो है, ठीक है। टेन थीटा की बात कर लो अभी। टेन थीटा से यहां से दोनों को देखोगे तो सिंपल आपके पास क्या जाएगा भाई, B का वैल्यू रखोगे, B का वैल्यू रखोगे, सिंपल क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, F ही रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना यार, सिंपल सब कुछ कट जाएगा। तो टेन थीटा पे कौन बैठा हुआ है, F ही तो है, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन यहां से निकालना है, ठीक है, यहां से निकालोगे तो टोटल टेन थीटा से निकालना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो थीटा के फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग x के कंपोनेंट और y के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से ये सब काम हो जाएगा। सिंगल वेक्टर अगर कोई थीटा पे बैठा है तो उसके दो कंपोनेंट x और y में हमने क्या कर लिए, ब्रेक कर दिए,
क्लियर है? चलो, इसी तरह से सारे काम करते रहने हैं और ये सब इसी तरह से होगा। देखें, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखो, एक कोई फंक्शन है तो डाइवर्स है ये, ठीक है? डाइवर्स होता हुआ जा रहा है, बाहर निकल रहा है किसी पॉइंट से इसको बाहर निकाल दिया हमने, तो इसके जो कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे आपके एक्स में और वाई में क्या होंगे, डाइवर्स हो जाएंगे, बाहर की तरफ से निकलेंगे। अगर ये हमारे पास कोई बी वेक्टर है, एंगल कोई थीटा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, सिंपल एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है, दोनों डाइवर्स हो रहे हैं, तो बी कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? इस तरह से एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, थीटा के रेस्पेक्ट में, देखो थीटा जहां होता है वो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है? इस तरह से रिलेशन देख सकते हो, कोस थीटा का रिलेशन है हमारे पास में, ठीक है? तो यहां से ऐसे पता लगाया हमने। उसी तरह से वैल्यूज है, अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा हो जाएगा, और बेस पे क्या बन जाएगा हमारा, कोस थीटा बन जाएगा। क्लियर है सब चीजें? ठीक है। इसी तरह से दूसरी बातें भी कर सकते हैं, इफ वेक्टर इज converging, if vector is converging, then the components also are also converge। कन्वर्जिंग मतलब एक ही बात है। अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई वेक्टर आके फिनिश होता है तो उस तरह से कर सकते हो। जैसे ये कोई हमने बनाया वेक्टर, इस तरह से हमारे पास वहां से बॉडी से इस तरह से आ रहा है, ठीक है? किसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, किसी पॉइंट पे ये आ रहा है, ठीक है? तो इसके जो कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे, इसी तरह से क्या हो जाएगा, इन आता हुआ, यहां से देखोगे तो ये भी कन्वर्ज होता हुआ इसके पॉइंट की तरफ ही मूव करेंगे, उसी पॉइंट की तरफ दोनों क्या कर जाएंगे, मूव करेंगे, क्योंकि फोर्स भी वही मूव कर रहा है, तो उसी तरह से ये भी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, थीटा है, ठीक है? आप चाहो तो इसको पैरेलल शिफ्ट से बना सकते हो, यार ऐसी तो है, ये ऐसे तो है, इनको आपने पैरेलल शिफ्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है? तो कन्वर्ज को डाइवर्ज बनाना है, डाइवर्ज को कन्वर्ज बनाना, एक ही चीज है, दोनों की दोनों पॉसिबल है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है तो ये हो गया ए, थीटा है साथ में तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा है साथ में तो क्या बनेगा यहां पर, ए कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर क्या बन जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा, अपोजिट क्या बन जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर है बातें, क्लियर सब बातें? तो ये बहुत ही छोटी छोटी फंडामेंटल है, इस तरह से आप इनको ब्रेक करना। देखो एक छोटा सिचुएशन ले लेते हैं, कोई फोर्स हमारे पास इस तरह से कोई बी वेक्टर आ गया, ठीक है? कोई हमारे पास बी वेक्टर, ये बी वेक्टर फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो आप देखो ये कैसा है, कहां से है, पहले पता लगाओ पॉइंट कहां पर है, कि हाँ बॉडी किधर रखा हुआ, ये पता लगाओ। अब ये पता लगाओ डाइवर्स है या फिर ये कन्वर्ज है, पैरेलल शिफ्ट करके देख लो उनको, पैरेलल शिफ्टिंग से ये सारी चीजें पता लग सकती हैं, ठीक है? तो अगर ये पॉइंट बॉडी था, अगर ये हमारा पॉइंट बॉडी था, एक्स पॉइंट था, यहां पर ये कोई एक्स पॉइंट था, इसी तरह ये बोल दिया ये हमारा बॉडी है, ठीक है? बॉडी से ये दूर जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट एक्स और वाई में मूव करेंगे, ठीक है? यहां पर एक्स बना दिया हमने, ये हमारा कोई बॉडी है, तो क्या होगा, अब ये कन्वर्ज हो गया ना, तो कन्वर्ट हो गया तो एक कंपोनेंट ये आ गया, दूसरा कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है? तो वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू आपने कहा सर ये कैसे हो जाएगा, तो देखो ये एक एंगल देखो पहले पता लगाओ कौन सा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर आप मिल जाए तो अच्छा है, वर्टिकल में मिले तो भी अच्छा है। तो ये हॉरिजॉन्टल में एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक, तो कितना हो गया, बी कॉस ऑफ थीटा, वही कितना हो गया, बी साइन ऑफ थीटा, कितना हो गया, बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर सब बातें, क्लियर सब बातें? इसी तरह से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते रहते हैं, सिंगल है, ठीक है? तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर, इस तरह से आप मूव करते रहो, इसी तरह से रिजोल्व करते रहो, अच्छे क्वेश्चन बनते रहे। चलो एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे कुछ फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर हो पाए। कोई अच्छे एक छोटी ट्रिक भी बताएंगे आपको। फोर्स गिवन है जो कि वैल्यू है हमारे पास में, इनका अच्छा अभी बताना बाकी है। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एफ वाई स्क्वायर, ठीक है? कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट, ठीक? इनका एंगल कितना होगा, किस एंगल पे रिजल्टेंट लगेगा,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। अगर रिजल्टेंट दे दे और उनको वेक्टर बनाना पड़े तो क्या लिखोगे, एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनको वेरीफाई भी करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। वो काफी आसान प्रोसेस होता है, काफी आसान प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना और उसका एंगल ऑफ एक्शन पता लगाना कि वो रिजल्टेंट कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो एफ जो दिया हुआ है रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एफ आई स्क्वायर, इसको देखें क्वेश्चन से इसको हम समझ सकते हैं। फोर्स पता लगाया हमने, कोई फोर्स है हमारे पास, बोल दिया कि ये वैल्यू हमारे पास में 10 न्यूटन। ठीक है, और जिस एंगल पे है वो थीटा का वैल्यू हमें दे दिया 30 डिग्री। कितना दे दिया, 30 डिग्री। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो आपने कहा सर पहले कोई फोर्स बनाओ, थीटा का वैल्यू 30 लिखो, तो लिखा, ये फोर्स बनाया, एंगल दे दिया 30, तो 30 डिग्री बना दिया, 30 डिग्री हो गया। अब इसके कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, अब इसके क्या करने हैं, हमें कंपोनेंट ब्रेक करने। तो एक्स में कंपोनेंट देना है, वाई में कंपोनेंट दे, तो थीटा के साथ का कंपोनेंट कौन हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा। तो आपने कहा सर ये तो हो गया हमारे पास में एफ कोस ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा अपोजिट के अंदर, एफ साइन ऑफ थीटा। कितना हो जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एफ कोस थीटा। कितना हो गया, एफ कोस थीटा, तो एफ कॉस ऑफ थीटा। तो एफ आई का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में, एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ का वैल्यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो भाई। कोस 30 साइन 30 का वैल्यू जानते हो ना, तो एफ का वैल्यू 10 है, कोस पुट करना है 30 डिग्री। इसी तरह से यहां पर एफ का वैल्यू 10 है, साइन पुट करना है 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करो, तो 10 तो है कोस ऑफ 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 30 का वैल्यू आपको देना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से साइन 30 का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 5√3 और एफ आई का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब इन फॉर्मूले को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं जो ऊपर गिवन है। तो आपने कहा सर एफ कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स एफ आई का वैल्यू पुट कर दो, निकाल चुके हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें तो f इज इक्वल्स टू आ गया रूट ऑफ 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और 3 का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। 25 इंटू कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 25। तो कितना हो गया, 25 कॉमन आ गया, तो कितना बनेगा, तो आपने कहा सर 75 प्लस 25। ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो। कितना हो गया, रूट ऑफ 100। तो कितना हो गया, रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10। आ गया वैल्यू आपके पास में, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, tan थीटा भी देखोगे तो साइन थीटा बाय कोस थीटा पुट करोगे, वैल्यू आपके पास में यहां से बन जाएगा। चलो कर देते हैं, ये सब कर देते हैं। ठीक है, देखो tan थीटा को वेरीफाई कर सकते हो आप, वही सब चीजें एफ एक्स है एफ वाई है, सबको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू से यहाँ से कैलकुलेट करके आराम से ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। सारी चीजों को अल्टरनेट किसी भी एक का दूसरे में कन्वर्जन आप कर सकते हो, ये सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो tan थीटा को हम लोग वेरीफाई करते हैं अब। ठीक है, tan थीटा को वेरीफाई करते हैं। तो आपने कहा सर tan थीटा इज इक्वल टू होता है एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। ठीक है, तो एफ वाई का वैल्यू कितना है, 5। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 5√3। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/√3। तो थीटा का इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। देख लो, चेक कर लो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, एफ का वैल्यू 10 आया था। तो ये मतलब फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। बढ़िया आराम से ये सब यूज हो सकता है, सिंगल वेक्टर के लिए यूज होगा। ऐसे अलग अलग वेक्टर को चाहो तो ब्रेक करके यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक करके यूज कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होते रहेंगे। क्लियर है, चलो क्वेश्चन में हमें गिवन है
कि एक हमारे पास में क्या है, शिप है, ये हमारे पास एक छोटा सा शिप है, ऐसा ही होता है कुछ शिप देखने में, ठीक है। और इसको हमने 2 पॉइंट्स पे क्या कर दिया, टाई कर दिया है। दो पॉइंट से इसको क्या कर दिया, अरे समुद्र के अंदर बह जाएगा ना शिप भाई, शिप बह जाएगा, तो इसको क्या कर दिया, बांध दिया हमने 2 जगह पे, अलग अलग सरफेस लिए, वहां पर इसको क्या कर दिया, 2 अलग अलग स्ट्रिंग से क्या कर दिया, यहाँ पर टाई कर दिया। तो एक स्ट्रिंग से यहाँ टाई कर दिया, इसी तरह से कोई दूसरा स्ट्रिंग लिया और उसको यहाँ पर टाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा, इनमें फोर्सेज आएंगे तो दोनों में क्या बनेगा, अलग अलग टेंशन आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमें देखना है इसमें क्या है, देखो सिंपल है, ये क्या करेगा, मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इस जो आपके छोटे छोटे वायर्स, इनमें क्या टेंशन प्रोड्यूस करेगा, T1 टेंशन यहाँ पर आएगा और T2 टेंशन इनमें यहाँ पर आएगा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, इनका वैल्यू भी अलग अलग होगा, T1 T2 होगा। क्यों ऐसा होगा भाई, दोनों अलग अलग फोर्स की टेंशन है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए ऐसा होगा। तो एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर वाला जो T1 है उसका एंगल दिया है विच इज इक्वल्स टू 37 डिग्री, और नीचे वाला जो एंगल दिया है विच इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। ये स्टैंडर्ड है। अब आप बोलोगे सर हमें तो 5 T1 अगर रहता तो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री पता होता, हमें तो ये सब नहीं पता, 37 क्या होता है, 53 क्या होता है, ये सब चीजें बताने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। 37 53 T1 T2 का वैल्यू है, इनको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इनको सॉल्व करना है, इसी को फॉलो करना है, बार बार 37 53 के अलग अलग वैल्यूज आपके पास आते रहेंगे वेक्टर्स के साथ में, जिनका रिलेशन हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, कैसे यूज होगा, इसी तरह से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, बहुत ही एक फेवरेट हमारा, एक बहुत ही फेवरेट ट्राइंगल होता है हमारा 5 4 3 का, उसी से ये सारी चीजें हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 37 डिग्री है T1, ठीक है। T1 का कोई 2 कंपोनेंट हम ब्रेक कर लेते हैं पहले, 37 का यूज बताएंगे आपको। तो कितना होगा T1, ये हो गया T1 का cos ऑफ 37, हमें नहीं पता, अभी पता लगाएंगे। ये कितना हो गया T1 का sin 37। क्लियर है सब बातें, ब्रेक कर दिया आपने। इसी तरह से T2 को ब्रेक कर दो, इस तरह से क्या कर दो, T2 को ब्रेक कर दो, तो ये आ गया T2 हमारे पास में। थीटा में गिवन है, तो ये हो गया हमारा x कंपोनेंट, थीटा हमारे पास कितना है 53 है, तो वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में T1 का, ये हो गया मेरे पास x कंपोनेंट T2 cos ऑफ 53, cos ऑफ 53। ये हो गया y कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, मेरे पास आ गया T2 sin ऑफ 53, sin ऑफ 53। क्लियर है सब बातें। अब 37 53 की वैल्यूज हमें, 37 और 53 की वैल्यूज हमें नहीं पता, इसके लिए हम अपना फेवरेट ट्राइंगल 5 4 3 वाला है वो सब यूज करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़े है आसानी से, ठीक है। याद है ना 5 4 3 वाला ट्राइंगल, ठीक है। हाइपोटेनस कितना होता था, 5 होता था। चलो बना देते हैं। ये आपका ट्राइंगल है और ये तीनों साइड्स आ गई, एक एंगल देगा, तो ये वैल्यू तो क्या है 5 है, हाइपोटेनस तो पता है 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो 3 के सामने वाला, इस पूरे ट्रायंगल में 3 के जो सामने वाला है, 3 के जो सामने वाला है वो भाई लेंथ और इनका पता है ना, 5 4 3 के रिलेशन पता है आपको, 5 के सामने बड़ा एंगल होगा, 4 के लिए उसका छोटा, 3 के लिए उसका छोटा, ठीक है। तो 3 के जो अपोजिट जो एंगल मिलेगा उस ट्राइंगल के अंदर, 3 के अपोजिट जो एंगल मिलेगा छोटू एंगल विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। 4 के अपोजिट जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 53 डिग्री, कितना हो जाएगा 53 डिग्री। और 5 के अपोजिट जो बैठा है वो तो 90 डिग्री हो ही गया है, समझ रहे हो। तो आपको ध्यान देना, इसको यहां इसकी सिमेट्री से यूज करेंगे, इसी तरह से T2 की सिमेट्री पे यूज करेंगे और सॉल्यूशन कर डालेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। ये बना दो, तो वापस से T2 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, वही 5। भाई एंगल तो पता है ना, तो वो एंगल को हम किससे वो करेंगे, वो एंगल पता लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर लो इसको, थोड़ा सा इस तरह से है, थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ये हमारे पास हो गया 5। अब ये 53 है, तो 53 के सामने बड़ा होगा विच इज इक्वल टू 4, और ये कितना हो जाएगा 37, इनके सामने कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3।
अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो बड़े आराम से, ठीक है। तो क्या यूज करें सर, बिल्कुल आसान है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। 37 के लिए अलग, 53 के लिए अलग, 37 के लिए अलग, 53 के लिए अलग। चलो करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं बढ़िया से। देखो भाई, सबसे पहला है साइन 37 डिग्री कितना होगा, यहां से पता लगाना है हमें, ठीक है। साइन 37 डिग्री हमें पता लगाना है, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये होता है। यहां पर देखो 5 4 3 में कौन कौन क्या है, 5 आपका क्या है हाइपोटेनस है, 4 आपका बेस है, 3 आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो वैल्यूज पुट कर दो। 3 हमारा हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5, सिंपल सिंपल। कॉस ऑफ 37 डिग्री, उस ट्राइंगल में है ये सब चीजें। कॉस ऑफ 37 डिग्री कितना हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा वैल्यू 4 डिवाइड बाय 5, कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5, सिंपल। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है, ठीक है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है, तो टी उसको कंपैरिजन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, करेंगे उसको भी, ठीक है। फिलहाल यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कोस, ये जो 53 एंगल है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो साइन 53 डिग्री इक्वल्स टू, वही सब बातें होंगी वापस से, ठीक है। अभी क्या हो गया, 4 आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, 5 आपका क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, 3 आपका क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। यहां पर चेंज हो गई ना वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज तो चेंज हो गई ना। अभी क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा भाई, पी बाय एच चाहिए हमें। तो cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कर सकते हो इनको, एक दूसरे का आइडेंटिटी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऐड करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 37 cos 53 ऐड करो, वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है। इनको देखते रहो बस, सॉल्यूशन करो बस। T1 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू T1, सर यही तो T1 है, 5 ही तो हुआ, यही तो सर T2 है, यही तो 5 हुआ भाई, इसी के रिजेंबल में लेना पड़ेगा। तो T1 का अलग से वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें उसका वैल्यू तो पता नहीं है। तो अगर नहीं पता है तो दिया होता तो उसके फ्रैक्शन में निकालते, नहीं है तो ऐसे निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, वैल्यू कितना हो गया 4। यूनिट्स आएगा तो T1 का कुछ भी हो सकता है, न्यूटन है, ठीक है। तो T2 निकाल लो ऐसे ही, क्या हो जाएगा बेटा इसका, सॉरी साइन कंपोनेंट, T1 साइन 37 डिग्री, कितना हो गया मेरे पास में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 साइन 37, 3 डिवाइड बाय 5, कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन्स। क्लियर सब बातें, क्लियर है, बढ़िया। इसी तरह से आप कर सकते हो T2 cos ऑफ 53 डिग्री इक्वल्स टू 53 निकालना है तो वही निकालो, 5 cos 53 पता लगा लो, 3/5 कितना हो गया 3 न्यूटन्स, कितना हो गया 3 न्यूटन्स। इस तरह से T2 साइन 53, साइन 53 कितना हो गया बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 50 साइन 53 का वैल्यू चाहिए ना, तो निकालो 53 का वैल्यू ऊपर वाले से, कितना हो गया 4/5 विच इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन्स। तो ये हो गया आपके आंसर्स, ठीक है। तो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, T1 के, T2 के, X के अंदर, Y के अंदर सारे वैल्यूज हमने पता लगा लिया, कोई स्ट्रिंग है, इस तरह से एंगल आप दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ T1 एंड T2, ठीक है, T1 एंड T2, ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया, T1 को ब्रेक किया, T2 को ब्रेक किया, X के कंपोनेंट लाए, Y के कंपोनेंट लाए, ट्राइंगल बनाया, उनको एक दूसरे से क्या किया कंपेयर किया, और हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू, ठीक है। फिलहाल प्लस माइनस की कोई बातें नहीं हो रही है, सिर्फ कंपोनेंट पता लगाने में हमारा विश्वास है और वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी कंपोनेंट पता लगा रहे हैं, प्लस माइनस का काम कर लेंगे जब यूज होगा, वो तो डायरेक्शन है, कुछ भी डायरेक्शन देके आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता,
ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारा फंडामेंटल क्लियर हो पाए। तो एक फोर्स ये हमें दिया हुआ एक वेक्टर F1, उसका वैल्यू हमारे पास में कुछ गिवन है, 20 न्यूटन्स बोल दिया गया है। ठीक है, 20 न्यूटन है, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल मेंटेन कर रहा है वो वापस से कितना है मेरे पास में, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया गया, एक और फोर्स हमें दे दिया विच इज इक्वल टू F2, और इसका वैल्यू हमारे पास में गिवन है 25 न्यूटन्स। ठीक है, ये भी कोई हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एंगल मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, एक और फोर्स है हमारे पास में जिसका वैल्यू कितना है F3, एक और फोर्स है जो कि कितना है F3, और इसका हमारे पास कुछ वैल्यूज है लगभग 15 न्यूटन हमें बोल दिया। ठीक है, अब इनके एंगल्स की बात होगी, तो F1 F2 का एंगल, F1 का एंगल है 37, F2 का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो है 53 डिग्री, और F3 का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है वो है आपका 30 डिग्री। ये तीनों के एंगल है। अब अगर आप चाहें इन एंगल से तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो रिजल्टेंट, पर फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो अलग अलग का कंपोनेंट ब्रेक करो। ठीक है, अलग अलग के क्या करेंगे आप, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। F1 को अलग कर दो, F2 को अलग कर दो, F3 को अलग कर दो, ज्यादा आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ F1 F2 एंड F3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। चलो अलग अलग कर देना है सबको, सिंपल सा काम करना है, सबका रिजल्टेंट तोड़ देना है, ज्यादा आसान होता है, यही सब काम करना है हमें। ठीक है, चलो पहले फर्स्ट लेते हैं, F1 F2 F3 इस तरह से लेंगे। F1 20 न्यूटन हमें दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, F2 हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम में बना हुआ है, और F2 का वैल्यू हमें दिया है विच इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। F3 का वैल्यू हमारा इस तरह से, देखो तीनों को अलग अलग ऐसे डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, वेक्टर है ना, वेक्टर है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, सब क्योंकि उनका भाई एंगल वेंगल उसी हिसाब से सब गिवन है, तो डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना है डायरेक्शन के बारे में। तो अब इनका एंगल रखो, तो इन्होंने कहा कि ये एंगल तो सर 37 डिग्री है। ठीक है, तो इनका कंपोनेंट ब्रेक कर दो, कितना हो गया, F1 cos ऑफ 37 डिग्री। सिमिलर इनका y कंपोनेंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये cos है तो दूसरा परपेंडिकुलर है वो y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, F1 साइन ऑफ 37 डिग्री। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो F2 का करो 53 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, F2 cos ऑफ 53 डिग्री, और y कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड, भाई ये डाउनवर्ड ही आएगा ना, तो कितना होगा, F2 साइन ऑफ 53 डिग्री। F3 को ब्रेक कर दो, तो आपने कहा सर ये एंगल दिया हुआ है यहां पर, ये 30 है, कितना 30 है, तो इसी तरफ से जाता हुआ रहेगा, कितना होगा, F3 cos ऑफ 30, डाउनवर्ड आता हुआ F3 साइन ऑफ 30, F3 साइन ऑफ 30। क्लियर सब बातें। ठीक है, अब क्या करें भाई, 53 और 37 का तो पता नहीं है, तो वही ट्राइंगल बनाओ अपना और वहीं से सॉल्यूशन करो, जैसे पहले करते थे वही सब काम करना है, तो लो बना देते हैं। ठीक है, तो ये बना देते हैं, ये तो 5। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास 37, सामने कौन होगा 3 और बेस पे कौन होगा 4। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा 53 का बना दो, कितना हो गया, 53 का बना दो, ये हो गया 53। ठीक है, 53 डिग्री, तो सामने कौन होगा 4, बेस पे कौन होगा 3, और ये हाइपोटेनस तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, अभी कर लो। तो देखो ये हो गए सारे के सारे एंगल, साइन और कॉस पता लगा लो, वैल्यूज उन्हीं की रिक्वायरमेंट है, पता करके वैल्यूज पुट कर देना है। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट एंगल में साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री कोस 37 डिग्री इज इक्वल्स टू, सिंपल है, साइन भाई F1 F2 कंपोनेंट के लिए साइन और कोस का वैल्यू चाहिए हमें, इसी तरह से यहां भी क्या चाहिए, साइन 53 का वैल्यू चाहिए।
53 डिग्री का वैल्यू चाहिए और cos 53 का वैल्यू भी चाहिए, cos 53 डिग्री का वैल्यू भी चाहिए। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो? तो इन यहां से कैसे निकालें? अरे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सामने ट्राइंगल बना हुआ है, आपको एंगल बता रखा है, वहीं से कैलकुलेट करना है, ठीक है, और पुट करना है। तो यहां से sin 37 का वैल्यू लाओ, कितना होगा? sin 37 क्या हो जाएगा? P डिवाइड बाय H, 3 डिवाइड बाय 5, कितना हो गया? 3 डिवाइड बाय 5। सिमिलर cos 37 का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 5। सिमिलर sin 53 का डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 4 डिवाइड बाय 5। और cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 5। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। भाई f1 का वैल्यू भी पता है, पहले पता नहीं था, 20। f1 का वैल्यू कितना है? 20। cos 37 कितना हो जाएगा? 4 बाई 5। वैल्यूज पुट कर दिया हमने। तो f1 का वैल्यू अभी दिया हुआ है, पहले नहीं था, तो हमारे पास t1 का वैल्यू नहीं था तो ले लिया था। कितना हो गया ये? 20 मल्टीप्लाई बाय cos 37 3 बाई 5। इस तरह से f2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो f2 का वैल्यू कितना है मेरे पास में? 25 है। f2 का वैल्यू कितना है? 25 है। तो कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय cos 53। तो cos 53 कितना है? 3 बाई 5। समझ रहे हो? इसी तरह से f2 sin 53 लिखना है तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू sin 53 का वैल्यू कितना है? 4 बाई 5। यहां पर देखें तो यहां कितना हो गया? f3 का वैल्यू गिवन है, f3 का वैल्यू 15 है, तो कितना हो जाएगा? f3 का वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू लिख दो। तो f3 का वैल्यू 15 न्यूटन्स है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 15 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 बाय 2, सिंपल cos 30 15 रूट 3 बाय 2। वैल्यूज पुट कर दो, आराम से सब आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो कितना हो गया वो देखो, सारी चीजों को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्रैक्शन में बन रहा है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज दे जाएंगे आपके पास में बड़े आसानी से। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 15। कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 5 4 20। कितना हो गया ये? 5 से कैंसिल हो 25, ठीक है। भाई सिंपल है ना यार, 5 से 25 कैंसिल आउट कर रहे हो, यहां से इसी तरह करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 20, ठीक है। तो यहां पर देखोगे सारी वैल्यूज आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये f3 का वैल्यू 15 न्यूटन दिया हुआ है, ध्यान रखना। उसी तरह से सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, तो वहां देखोगे तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हमारे पास में आ गया 12। इस तरह से ये कितना आ गया मेरे पास में? 16। कितना आ गया? 16, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, कैलकुलेट कर लो। यहां से देखो f3 cos 30 का वैल्यू कितना हो गया? 15 रूट 3 बाई 2 है ना, 15 रूट 3 बाई 2 है। वैल्यूज पुट करो, इसको लिख दो पहले, 7.5 हो गया, 7.5। ये कितना हो गया? 7.5 रूट ऑफ 3, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? सब के सब हमारे क्या हैं? आंसर्स। सब के सब हमारे आंसर्स हैं। कंपोनेंट ब्रेक किए थे, हमसे कोई पूछा नहीं था कि इनका मेजरमेंट करके बताओ, नहीं, सिर्फ कंपोनेंट बताने थे। एक्स में वाई में आपने ब्रेक करके तुरंत सारे कंपोनेंट बता दिए, कोई टेंशन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं, आराम से ब्रेक करो और इस तरह से सब पता लगाओ। नॉन वैल्यूज है उनको यूज करो, अननोन वैल्यू है तो 37 और 53 को यूज करो जैसे बताया गया। चलो एक और बढ़िया कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते रहो हमेशा बढ़िया से, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन हमें अगर दे देता है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये बनता है, कभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा और ये बहुत यूज होगा आपके 11th क्लास में, बार बार कभी फोर्स जाएगा, कभी वेलोसिटी जाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो किसी थीटा डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, ब्लॉक रहेगा, कभी वो वेलोसिटी नीचे आएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक ब्लॉक, ऐसे क्वेश्चन बनेगा हमेशा आपके सामने। ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक का कोई मास रहेगा हमारे पास, ब्लॉक का जो मास रहेगा वो आपको पता है हमेशा 90 डिग्री पे, मतलब वर्टिकल क्या आता है नीचे, mg, इस तरह से फोर्स आ गया ना। तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे अब, क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। तो दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो आपने कहा सर एक तो हो जाएगा इस x में, एक हो जाएगा y में। तो एफ एक्स हो गया, एक क्या हो गया? एफ वाई हो गया।
आपने कहा सर एक्स और वाई तो ऐसे होता था, नहीं, अगर हम किसी भी बॉडी का रेफरेंस प्लेन बदलना चाहें तो एक्स और वाई 90 डिग्री पे होने चाहिए। एक्स और वाई हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन पे बना होगा तो ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, हमने यहां पर बोल दिया कि ये हमारा कोई एक्स है, ये हमारा कोई वाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सिंपल एक्स बन गया, ये हमारा वाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री उनके बीच का एंगल होना चाहिए। अब अगर ये mg आप देख रहे हो f और fxy के बीच में कहीं जा रहा है तो किसी एंगल पे है ये, तो कंपोनेंट ब्रेक होने थे, तो दोनों कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो कितना कौन सा एंगल क्या होगा ये पता लगाना था, तो आपने बनाया ट्राइंगल mg को लेते हुए, तो आपने कहा सर ये तो थीटा दिया हुआ था, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये सिंपल है ना, mg नीचे आ रहा है, वहीं पे तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपने कहा सर ये जो है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये हमारा fy जा रहा है, ये तो जा रहा है fy, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा बेटा, पूरा 90 था तो थीटा बच जाएगा, ये हमारा fx है। ये जो नीचे आता हुआ है बेटा ये था क्या, ये mg था, कितना था, mg, इनके बीच का जो एंगल था। अब हमें दिख गया एंगल कितना हो गया, तो fy निकालना है तो mg cos ऑफ थीटा, fx निकालना है तो क्या करोगे, mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो fx का वैल्यू लिख दो, mg साइन ऑफ थीटा, fy का वैल्यू लिख दो। ठीक है, नीचे लिख देते हैं mg cos ऑफ थीटा। थीटा एंगल ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, mg और fy के बीच में बन रहा है थीटा एंगल, यहां से देखोगे थीटा है, ये वाला एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बता देता हूं मैं आपको, अगर प्लेन ऐसे चेंज कर दे आपके सामने, ये एंगल आपको थीटा दे दे, तब भी हमें काम वही करना है। थीटा एंगल हमेशा क्या होगा, जो mg नीचे आ रहा होगा ना उसी के साथ बनेगा। ये आया mg नीचे, ये हमारा गया डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, तो आपने कहा सर ये जो एंगल बनेगा ना ये थीटा होगा, और जैसे ही थीटा बनेगा अब इसके कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो आप। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, mg का cos ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू प्लेन, mg साइन ऑफ थीटा। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट बन गए हमारे पास। ठीक है, क्या बन गए, दो बन गए, तो लिख दो इसको। तो पहला क्या है, fy परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ mg। इसी तरह fx क्या हो गया आपका, पैरेलल टू प्लेन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ mg। सिंपल है, दो कंपोनेंट इस तरह से आप तोड़ोगे, इंक्लाइंड हो जाएगा, इस तरह से काम कर दोगे, बहुत यूज आएगा। फोर्सेज आएंगे, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एंगल पे रहेगा, प्लेन इस तरह से ब्लॉक मूव कर रहा होगा अलग अलग डायरेक्शन में, fx चाहिए, कहीं fy चाहिए, तो बहुत यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, और अच्छा डिस्कशन करेंगे वेक्टर के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment on the video. Thank you very much.